हाँ जी, तो आज का जो अपना टॉपिक है वुंड, यानी कि सर्जरी के अंतर्गत वुंड क्या होता है, अल्सर फॉर्मेशन क्या होती है, ये सब चीज़ें काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। तो हम इस पे चर्चा करेंगे आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी अपन डेफिनीशन दोनों शब्दों को एक साथ कोरिलेट करके देखेंगे कि वुंड क्या होती है, अल्सर क्या होती है। तो ये जो आपको इमेज दिख रहा है, पहला जो है वो वुंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड जो कंडीशन है वो अल्सरेशन की कंडीशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वुंड होता क्या है, तो देखिए वुंड इज अ ब्रेक, किस चीज़ को, तो इंटीग्रिटी ऑफ स्किन या फिर टिश्यू। यानी कि यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है आपको, क्या दिख रही है, स्किन दिख रही है, साथ में एसोसिएटेड टिश्यू तो रहेंगे ही। तो इसमें क्या होती है कि ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन या फिर टिश्यू। अब इंटीग्रिटी जब ब्रेक होगी तो विच मे बी किसके साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं, तो डिसरप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसकी स्ट्रक्चर खराब किए और इसकी फंक्शन खराब हो सकती है। ठीक है, तो एक कंडीशन किसके लिए कहा जाती है, तो वुंड्स के लिए। ठीक है, तो वुंड इज अ ब्रेक इन द इंटीग्रिटी ऑफ स्किन एंड टिश्यू विच में भी एसोसिएट हो सकते हैं। ठीक है, डिस्ट्रप्शन ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो ये शब्द आती है आपकी वुंड के लिए। ठीक है, अब अल्सर क्या होते हैं, तो इसमें भी सेम सिमिलरिटी मिलेगी इससे। ठीक है, वुंड के समान ही रहेगा। तो अल्सर इज ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ कवरिंग ऑफ एपिथेलियम। ठीक, यानी कि ये स्ट्रक्चर क्या है, ये वुंड है। यानी कि एक प्रकार से इसमें दिख क्या रहा है कि इंटरनली कुछ डैमेज है। ठीक है, और यदि ये हीलिंग टाइप की हो रही है लेकिन ये दोबारा से वो हो जाती है कि ब्रेक द कंटिन्यूटी, ठीक है, ऑफ कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, इसके ऊपर एक लाइनिंग बन रही है, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो जा रही है। ठीक है, आइदर स्किन या म्यूकस, यानी कि एपिथेलियम की कवरिंग हो सकती है, स्किन की कवरिंग हो सकती है, म्यूकस की कवरिंग हो सकती है। लेकिन मेन जो पॉइंट है कि म्यूकस मेम्ब्रेन ड्यू टू द मोलिक्यूलर डेथ, यानी कि इसमें क्या होता है, एक प्रकार से डेब्रिज टाइप के स्ट्रक्चर खुद बनते जाते हैं, इनकी जो सेल्स होती है ना, सराउंडिंग सेल्स, वो डेड हो जाती है, यानी मोलिक्यूलर डेथ इनमें प्रेजेंट होता है। जबकि एक इसमें क्या है कि इसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती, इसमें अभी इमीडिएट या एक्यूट की कंडीशन होती है, और ये जो थोड़ी सी रहती है, आप बोल सकते हो कि ओल्ड टाइप के और इंटरनल डैमेज की वजह से क्रिएट होती है, तो उसको अल्सर बोलते हैं। तो सीखने को क्या मिला दोनों में सीखने को बस इतनी चीज़ें हैं कि ब्रेक तो दोनों में होखेगा कोई ना कोई कंडीशन। अब इसमें क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ स्किन या फिर टिश्यू डैमेज हो रही है, जो कि एसोसिएट हो सकती है किसके से, डिस्ट्रप्शन ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, ये इमेज रहा, इसमें स्ट्रक्चर फंक्शन डैमेज हो सकते हैं। फिर अल्सरेशन में क्या है, ब्रेक इन द कंटिन्यूटी किस चीज़ की, तो कवरिंग एपिथेलियम या फिर इंटर आइदर स्किन या फिर म्यूकोसा मेम्ब्रेन। लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि मोलिकुलर डेथ ऑफ जो सराउंडिंग्स के रहते हैं उनकी मोलिकुलर डेथ चलती है, यानी कि एक प्रकार से डेब्रिज की फॉर्मेशन या फिर पस जैसी कंडीशन बन जाती है। तो ये होती है अल्सरेशन। अब इन दोनों को थोड़ा कोरिलेटिवली देख लेते हैं। तो वुंड को सिंपली अपन क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ एनी टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू या बोन या फिर इंटरनल ऑर्गन। ये हो गई आपकी वुंड के लिए। अल्सर इज अ डिस्ट्रप्शन या ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ एनी लाइनिंग, मे बी स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर अदर, यानी कोई भी एक लाइनिंग है, ठीक है, उसकी कंटिन्यूटी को यदि ब्रेक होती है, वो स्किन की हो सकती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की हो सकती है, उसके संदर्भ में अल्सरेशन शब्द या अल्सर का शब्द आता है। फिर अल्सर इज अ वन ऑफ द टाइप ऑफ वुंड, यानी कि वुंड जो है वुंड की एक टाइप ही है। ठीक, अब अपन शब्द से परिचित हुए कि वुंड क्या है, अल्सर क्या है, इनके डेफिनेशन। अब इसके बाद अपन चलते हैं थोड़ी सी इनकी कोरिलेशन या फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तौर पे इनको देखते हैं। तो देखो क्या है, वुंड इज कॉज बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, जो वुंड होती हैं वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से बनते हैं। ठीक है, लेसिरेशन, कंट्यूजन, ठीक है, ये स्टेप वुड, ये सब जो चीज़ें होती है ना, ये एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आते हैं, तो उसके लिए शब्द क्या हो जाता है, वुंड या इंजरी बोलते हैं। ठीक, जबकि अल्सर में क्या होता है कि इट इज कॉज्ड बाय इंटरनल रीजन। ठीक है, कोई ना कोई आंतरिक कारण होते हैं बॉडी के, उसकी वजह से अल्सर को निर्माण होता है। ठीक,
यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे देखो ट्रॉमेटिक वुंड हो सकते हैं, यानी कि एक्सीडेंट में क्या होता है जनरली एब्रेजन लगते हैं, ठीक है। सर्जिकल इंसाइज वुंड हो सकता है, ठीक है, इंसिजन लगने की वजह से। थर्मल बर्न्स हो सकते हैं जो कि एक्सटर्नल हीट की वजह से। तो यदि इन कंडीशन की वजह से यदि कुछ क्रिएट होता है, एक्सटर्नल फोर्सेस हैं ये सब, इसकी वजह से क्या निर्माण होगा, वुंड का फॉर्मेशन होगा बॉडी में। अब रही बात अल्सर का, ठीक है। तो अल्सर में क्या होता है कि प्राइमरी टिश्यू ब्रेक डाउन इज इंटरनली। आपने यहाँ पे देखा है कोई कोई ना कोई आंतरिक फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से ये बनती है। होता क्या है, डिस्टर्बेंस ऑफ टिश्यू इज टिपिकली ग्रेजुअल, यानी कि इसमें जो अल्सरेशन की जो कंडीशन है वो ग्रेजुअली डेवलप बनती है, ठीक है। यानी कि टिश्यू इज टिपिकली ग्रेजुअली, ठीक है, इसमें डिस्टर्बेंस जो होती है वो ग्रेजुअली आती है। लेकिन आपका जब वुंड की बात करते हैं तो वुंड में क्या होता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ द टिश्यू इज टिपिकली एक्यूट, यानी कि ये डिफरेंस रहा आपको, ठीक। यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि एक्सटर्नल फोर्स इंटरनल फोर्स की, और डिस्टर्बेंस ऑफ टिश्यू इज टिपिकली ग्रेजुअल, और यहाँ पे क्या होता है कि डिस्टर्बेंस ऑफ टिश्यू इज टिपिकली एक्यूट, यानी कि ये वुंड की कंडीशन हो गई और ये आपकी अल्सरेशन की कंडीशन होगी। अब कुछ एग्जाम्पल है अल्सरेशन का, तो जैसे क्या होता है कि वेनस लेग अल्सर, डायबिटिक फुट अल्सर, प्रेशर अल्सर होता है। जैसे क्या होता है कि वेस्कुलर स्टैटिस हो जाती है किसी एरिया में, तो वहाँ पे अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक। फुट डायबिटिक में क्या होता है कि डायबिटीज के पेशेंट होते हैं तो उसमें कॉमन कॉज रहता है कि उनकी हीलिंग नहीं होती है, तो वो अल्सरेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर रेडिएशन बर्न्स होते हैं, तो इनके चलते आप ये अल्सरेशन फॉर्मेशन बनती है। कि रेडिएशन में क्या होता है कि कोई ना कोई आयोनाइजिंग जो रेडिएशन है वो पेनिट्रेट करके डीप टिश्यू में चली जाती है, फिर वहाँ से क्या होता है कि आपके वेस्कुलर स्ट्रक्चर में आते हैं और वहाँ से वेस्कुलर से आपको सेकेंडरी डैमेज कॉज करते हैं, तो अल्सर फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये अभी आपने हमने देखा पहली डेफिनेशन देखे अल्सर और वुंड्स की। अब यहाँ पे हमने वुंड और अल्सर की थोड़ी सी एक प्रकार से डिफरेंशियल जो टर्म्स होते हैं उनको समझे, एग्जाम्पल्स देखे। अब अपन चलते हैं इटियोलॉजी के। हालांकि वुंड का फॉर्म ही अल्सर होता है एक तौर से, तो इन दोनों की इटियोलॉजी अपन एक ही साथ कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पे जो डायग्राम दिख रहा है ये वेरिकोज वेन है। वेरिकोज वेन की वजह से क्या होता है कि ये लेग अल्सर बनने के फॉर्म कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहली होगी आपकी वेनस डिजीज। यदि किसी भी पेशेंट को पहले से वेनस डिजीज है जैसे वेरिकोज वेन, तो उसको अल्सर फॉर्मेशन या वुंड फॉर्मेशन के लिए वो प्रोन रहेगा व्यक्ति, ठीक है, उसमें ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा रहेगी। फिर अपन बात करते हैं आर्टेरियल डिजीज। जैसे कोई लार्ज वेसल है जिसमें के अंतर्गत एथेरोस्क्लेरोसिस है, या फिर स्मॉल वेसल है डायबिटीज के साथ है पेशेंट, तो उसमें इसका इटियोलॉजी के लिए प्रोन रहेगा। अब अर्थराइटिस का कंडीशन हो सकता है, तो ऑटो इम्यून यानी कि रोमेटोइड अर्थराइटिस, या फिर लपस का जो केसेस होते हैं उस कंडीशन का यदि पेशेंट है तो उसमें अल्सर या वुंड बनने की जो कंडीशंस होती हैं थोड़ा से वो रहेगी। फिर ट्रामा की बात करें तो कोई भी कंट्यूजन लेसरेशन एब्रेजन की वजह से अपन कॉमन सी बात है अल्सर या वुंड बनेंगे। फिर क्रोनिक इन्फेक्शन जैसे टीबी हो गया, सिफिलिस हो गया, तो इन कंडीशन में जो पेशेंट होते हैं ना, उनकी जो थोड़ी सी भी इंजरी लगे या फिर कुछ भी कंडीशन बनती है तो वो ज़्यादा प्रोन होते हैं, यानी कि उनमें वुंड और अल्सर बनने की कंडीशन रहती है। केमिकल इंजरी भी हो सकती है, एसिड आदि के वजह से भी आप इटियोलॉजी इसका मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इटियोलॉजी तो कॉमन थी, अब अपन धीरे से उंड की तरफ ट्रांसफर होखेंगे। तो उंड में अपन को करना क्या है, पहले क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ये सिंपल क्लासिफिकेशन आप बोल सकते हो कि सिंपल उंड, ठीक है, फिर कॉम्प्लेक्स उंड, फिर क्लोज उंड और फिर ओपन उंड्स। इसमें कौन कौन से उंड्स आ रहे हैं इसको अपन जनरली देखेंगे, ठीक है। फिर ये तो सरल क्लासिफिकेशन हो गया। अब एक आती है कि स्टेप वाइज, जैसे क्या हो गया रैंक एंड वीक फील्ड क्लासिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वुंड के बिहाफ पे, फिर बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ वुंड के बिहाफ पे, फिर आ जाता है बेस्ड ऑन इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रक्चर के बिहाफ पे। तो एक अपन एक क्लासिफिकेशन देखेंगे, अभी अभी इसको समझते हैं कि वुंड क्लासिफिकेशन के अंतर्गत पहला क्या है सिंपल वुंड, जिसमें क्या होता है कि ओनली स्किन इज इन्वॉल्व, यानी कि बस केवल स्किन इन्वॉल्व होती है, जैसे कि इसमें टाइडी वुंड्स इसके एग्जांपल बन जाते हैं। कॉम्प्लेक्स वुंड क्या होते हैं, जिसमें वेसल्स, नर्व, टेंडन, बोन्स, ये सारी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होने लगती हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स वुंड, जिसमें अनटाइडी वुंड्स आ जाते हैं। फिर एक होता है क्लोज वुंड। क्लोज वुंड का मतलब क्या है कि जिसकी सरफेस पे
ओपनिंग ना दिखे। तो ऐसे जो वुंड्स होते हैं उसको क्लोज वुंड बोलते हैं, और एक आ गया ओपन वुंड। तो ओपन वुंड आप समझ गए, जो सरफेस पे दिख जाए। तो अपन कंट्यूजन, एब्रेजन, हेमेटोमा, ठीक है, इन जो स्ट्रक्चर्स होते हैं एक क्लोज वुंड्स बोलते हैं, ठीक है। इंटरनली एसोसिएशन इनका नहीं रहता, केवल सरफेस के पे अपीयरेंस दिखता है। तो ये हो गया आपके क्लोज वुंड्स। ओपन वुंड्स में क्या हो जाता है, इंसाइज, लेसरेशन, क्रश, इंजरी, पेनिट्रेशन वुंड्स, ये सारी जो एग्जांपल्स है आपके आगे ओपन वुंड्स के तौर पे। तो एक क्लासिफिकेशन आप वुंड्स के तौर पे इसको बनाएंगे, आप टेबल फॉर्मेट में बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, 4 को कॉलम बनाना है, सिंपल वुंड्स, कॉम्प्लेक्स वुंड, क्लोज वुंड और ओपन वुंड। इसमें बस आपको क्लोज वुंड में क्या क्या आ सकते हैं, ओपन वुंड्स में क्या क्या आ सकते हैं। तो क्लोज वुंड्स के लिए वो ऐसी चीज़ें सोचनी रहेंगी आपको जिसमें कि सरफेस बस एसोसिएट रहे, उसके इंटरनली पार्ट्स एसोसिएट नहीं रहे। जैसे कंट्यूजन हो गया, एब्रेजन हो गया, हेमेटोमा हो गया, ठीक है। इनको आप लिखो उनके एग्जाम्पल्स। ओपन वुंड्स में आप वैसे चीज़ें जिसमें इंटरनली स्ट्रक्चर पेनिट्रेट हो रहा हो, ठीक है, तो इंसाइज, लेसिरेशन, क्रैश एंड पेनिट्रेटिंग वाला हो गया। फिर कॉम्प्लेक्स टर्म को डिफाइन करो, जो वेसल्स, नर्व, टेंडन एसोसिएटेड हो जाए वो कॉम्प्लेक्स वुंड। सिंपल में क्या है कि ओनली स्किन एसोसिएटेड, देन दैट इज सिंपल वुंड। तो ये अपना पहला क्लासिफिकेशन करने का तरीका देखें हमने वुंड के लिए। अब अपन दूसरा देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड। अब इसमें क्या है कि स्टेप वाइज है, ठीक है। फर्स्ट अपन देखते हैं रैंक एंड वीक फील्ड क्लासिफिकेशन, ये नाम है, ठीक है। इनके आधार पे क्या है, एक टेडी वुंड्स और अनटेडी वुंड्स, यानी कि इन्होंने दो क्लासिफाई दिए, एक टाइडी वुंड्स और अनटाइडी वुंड्स। तो इनके अंतर्गत क्या है उसको हम बाद में समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। अभी देखते हैं, एक एक पढ़ लेते हैं पहले। तो पहला हो गया अपना। दूसरा पार्ट आते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ वुंड। टाइप ऑफ वुंड बोलने का मतलब इंजरी के जितने टाइप्स आप पढ़े होंगे ना फोरेंसिक में, सेम एज यहाँ पे भी है। पहला हो जाएगा क्लीन इंसाइज वुंड, ऐसा जो कि शार्प किसी ऑब्जेक्ट से कटे। लैसरेशन वुंड, यानी कि थोड़े से डीप कटे। कंट्यूजन, यानी कि एक प्रकार से क्लोज वुंड है, ठीक। एब्रेजन, यानी कि छिल जाना। पंक्चर वुंड्स, पेनिट्रेटिंग वुंड्स, ठीक है। एल्यूजन, क्रश इंजरी, ये सारी जो क्लासिफाइड है, क्लासिफिकेशन है किसके है, तो बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वुंड, यानी इंजरी के आधार पे अपना जो वुंड है उसके क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। एक प्रकार से फिजिकल बोल सकते हैं इनको। फिर तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है, किस पे आधारित है, तो बेस्ड ऑन थिकनेस ऑफ वुंड, यानी कि जो वुंड है उसकी मोटाई कितनी है। तो एक हो सकता है सुपरफिशियल, या फिर पार्शियल थिकनेस, या फुल फुल थिकनेस, या फिर डीप वुंड, या फिर कंप्लीटेड वुंड। तो ऐसे करके जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन थिकनेस है, इसमें भी अपन 5 क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। सुपरफिशियल, पार्शियल, फुल, ठीक है, डीप, और एक होता है कंप्लीट वुंड। फिर एक और लास्ट है आपका कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्ट्रक्चर, कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्वमेंट है उसके बिहाफ पे। तो एक होती है सिंपल वुंड, दूसरी होती है कंबाइन या फिर कॉम्प्लेक्स वुंड। ऐसे करके क्लासिफिकेशन है, यानी कि हमें दोनों क्लासिफिकेशन, यदि समय है आप रिटन पेपर दे रहे हैं तो उसमें आप दोनों को कोशिश करें लिख ले, सिंपल वुंड, कॉम्प्लेक्स, क्लोज वुंड और ओपन वुंड, ऐसे करके। या फिर साथ में एक एक को डिफाइन करते हुए कि रैंक एंड वीक फील्ड के अनुसार क्लासिफिकेशन में दो, ठीक है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वुंड के बिहाफ पे चलोगे तो क्लीन, इंसाइज वुंड, ठीक है, लेसिरेशन, कंट्यूजन, एब्रेजन, पेनिट्रेशन, ऐसे शब्दों को, ठीक है, सबका नाम मेंशन करें, ठीक। फिर यदि थिकनेस के बिहाफ पे चलेंगे तो सुपरफिशियल, पार्शियल, फुल, डीप वुंड, और क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड वुंड। और ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट स्ट्रक्चर के बिहाफ पे आएंगे तो सिंपल या फिर कंबाइन या कॉम्प्लेक्स वुंड। ये आपके सारी चीज़ें हो गई, यानी कि क्लासिफिकेशन हमने समझ लिया। अब इन क्लासिफिकेशन में क्या है कि ये थोड़ा से किसी के नाम बिहेव पे है तो थोड़ा स्पेशल हो जाता है, इसलिए हम इसे थोड़ा समझ लेते हैं। बाकी इनके कुछ थोड़े से टर्म्स बस डिफाइन है, हालांकि आपको पता होगा सारे टर्म्स, ठीक है। इंसाइज क्या होता है, लेसरेशन क्या होता है, तो इनको हल्का हल्का से अपन ओवरव्यू लेते चलते हैं। तो पहला आता है रैंक एंड वीक फील्ड क्लासिफिकेशन। इसमें टाइडी एंड अनटाइडी क्या होता है, तो टाइडी बोलने का मतलब है कि इंसाइज, ठीक। एक जो टाइप है इसमें इंसाइज टाइप की, और क्लीन और हेल्दी, और सेल्मोन टिश्यू लॉस। यहाँ पे इनकी ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपको यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कट लगा हुआ है एक, वो क्या है, इंसाइज्ड है। टाइप ऑफ यदि फिजिकल अपीयरेंस देखें तो इंसाइज टाइप की है,
और क्लीन है, ठीक, ज़्यादा यहाँ पे डेबरीज वेबरीज ऐसा कुछ भी नहीं है, तो क्लीन है, हेल्दी भी है। तो इस कंडीशन किसकी है, वो यदि क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे देखें तो टाइडी टाइप की है। अनटाइडी वाली क्या होती है, इसमें क्या होता है, क्रस्ट या एल्यूजन की कंडीशन बन जाती है और कंटामिनेटेड होते हैं, ठीक है। और टिश्यू डेविलाइज्ड टिश्यू भी होते हैं, ठीक है। और टिश्यू लॉस भी, यदि मान लो यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सी ऐसे लगता है, एल्यूजन हो जाता है, यानी कि अंदर से थोड़ी सी मांस बाहर टाइप की आ जाती है और कंटामिनेटेड हो जाता है ये सरफेस। यदि ऐसी स्ट्रक्चर होती है तो यही सेम डायग्राम को क्या बोलते हैं अपन, अनटाइडी के अंतर्गत रखते हैं इसको, ठीक है। अभी देखते हैं इस डायग्राम को, ठीक। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये जो यहाँ पे जो डायग्राम है एकदम शार्प वी शेप का दिख रहा है और यहाँ पे शार्प नहीं दिख रहा है, यानी कि थोड़ा से कंटामिनेटेड है या फिर एलूजन टाइप की कंडीशन बनी हुई है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन है। देखो क्या है कि सर्जन एम क्या आता है सर्जन लोग का, कि कन्वर्ट अनटाइडी टू टाइडी, यानी कि यदि ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन को इसमें लाना, क्योंकि ये वाली क्या होती है, इनसाइड क्लीन और हेल्दी रहती है, ठीक है। और टिश्यू लॉस इसमें थोड़ा कम रहते हैं, ठीक। तो रिमूविंग ऑल कंटामिनेटेड एंड डिवाइटलाइज्ड टिश्यू, ठीक। फिर प्राइमरी रिपेयर ऑफ द ऑल स्ट्रक्चर, यदि ऐसी कंडीशन है अनटाइडी वुंड टाइप का, तो उसमें जितनी भी है बोन एसोसिएटेड है, टेंडन है, वेसल्स है, नर्व्स हैं, तो मे बी पॉसिबल इन टाइडी, ठीक। तो उसको उसमें अपन कन्वर्ट करने की कोशिश किया जाता है ताकि उसकी हीलिंग प्रोसेस अच्छे से हो सके। अपन पहला क्लासिफिकेशन जो रैंक एंड वीक फील्ड क्लासिफिकेशन था, इसको हमने उसके अंतर्गत दो ही चीज़ थी, एक टाइडी और अनटाइडी, इसको समझे। अब अपन जो है दूसरा जो बेस्ड ऑन वुंड के आधार पे जो क्लासिफिकेशन होती है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ। तो आपका जो पहला है ए आपको क्या दिख रहा है, क्लीन एंड इंसाइज्ड वुंड है, ठीक। यानी कि पहला जो इंसाइज वुंड होता है, ठीक है, क्लीन, ये एक्चुअली एक प्रकार से बोल सकते हो कि इट इज अ टाइडिस या सिंपल क्लीन वुंड विद द लीनियर कट एज, ऐसी टाइप की कंडीशन दिख रही है, ठीक है। लीनियर कट एज दिख रहा है इसमें, ऐसी स्थिति रहती है, तो इसको बोलते हैं कि इंसाइज्ड वुंड। दूसरा क्या होता है, ये कंडीशन क्या है कि एक प्रकार से लेसिरेटेड वुंड होता है। इसमें क्या होता है कि अंदर से थोड़ी सी चीज़ें बाहर टाइप की आ जाती हैं, सरफेस ज़्यादा इसका रहता है। तो इसमें क्या होता है, रैग्ड एज होता है, ठीक है, देख रहे हो रैग्ड एज है, ठीक है, किनारे इसका थोड़ी सी खिंची हुई है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि जो टिश्यू गेटिंग डी वाइटलाइज्ड हो जाते हैं, इसकी जो टिश्यू होती है ना, वो आपकी एक प्रकार से डी वाइटलाइज्ड हो जाती है, ठीक है। यदि इसकी बात करें वाइबिलिटी ऑफ टिश्यू में भी इम्पेयर्ड, ठीक है, यहाँ पे जो टिश्यूज हैं वो इम्पेयर्ड फॉर्म में बन जाते हैं और डेप्थ ऑफ इंजरी क्या रहती है, थोड़ा से हाई रहती है। तो ये जो कंडीशन होती है ये लैसिरेशन की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये आपकी लैसिरेशन हो गया। इसके बाद आ जाता है कॉन्ट्यूजन। तो कॉन्ट्यूजन में क्या होता है कि कोई ब्लंट ऑब्जेक्ट से यदि अपन वो करते हैं तो क्या होता है, ब्लड इंटरनल ब्लीडिंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि कॉन्ट्यूजन बनते हैं। तो कॉन्ट्यूजन का मैंने इमेज नहीं डाला, वो आप ऐसे समझ सकते हैं, जब अंगुली आपकी दरवाजे में लग जाती है तो वो बन जाती है रेडिश डार्किश टाइप की कलर एक प्रोड्यूस हो जाती है सरफेस पे आपकी उंगली की, तो वो हो जाती है आपकी कंटूजन के तौर पे। फिर अपन देखते हैं इसमें एक है आपकी इमेज डाला गया एब्रेजन का, ठीक है, रोड एक्सीडेंट का इमेज है। फेस पे देख रहे हो कितने रेडिश रेडिश हो गया अभी, इमीडिएट लगा हुआ एक्सीडेंट का, तो इसको एब्रेजन बोलते हैं। एब्रेजन यानी कि छिल जाना, यानी कि सुपरफिशियल इंजरी है, आपको पता है स्क्रैच ग्रेज या फिर प्रेशर कांटेक्ट की वजह से लग सकती है, ठीक है। इसमें होता क्या है, कुछ नहीं, रब ऑफ, ठीक है, स्किन क्या हो जाती है कि टेंजेंटली फोर्स लगता है, ठीक है, टेंजेंटली फोर्स लगता है तो इसके क्या होता है, स्किन छिल जाती है ऊपर से। तो जो एपिडर्मिस होती है वो एक्सपोज हो जाती है, डर्मल वेसल्स नर्व लीडिंग टू प्रोफ्यूज पेनफुल ऊजिंग हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो ऊजिंग हो रही है ना, पेनफुल ऊजिंग। तो ये वाली कंडीशन बनती है कि जो क्या होता है कि एपिडर्मिस छिल जाती है, उसकी वजह से क्या होता है कि डर्मल वेसल्स नर्व से क्या होती है कि प्रोफ्यूज पेनफुल ऊजिंग, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस से ऊजिंग होने लगती है। अब अपना आ रहता है पेनिट्रेटिंग और पंचर वाली कंसेप्ट, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग और पंचर का मतलब क्या है कि एक प्रकार से कोई भी चीज़ होती है शार्प स्टेप कर दी है तो उससे क्या होता है कि पेनिट्रेशन हो जाता है। तो यहाँ पे जो इमेज दिया गया ना, इस नाइफ की वजह से एब्डोमेन में वार किया गया है वो वाली, ठीक है। और ये आपकी रही ये सीवियर क्रश इंजरी का इमेज है, ठीक है, पूरा पैर के सारे स्ट्रक्चर्स ब्रेक हो गए हैं, चीज़ें बाहर आ गई है।
तो ये अपनी क्रश इंजरी का रहा। अब इसमें से अपन सुपरफिशियली दो दो शब्दों में डिफाइन करते हुए चलते हैं कि क्या क्या है। तो अपन जो देख रहे हैं वो क्या है, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ वुंड के बिहाफ पे। तो सबसे पहला इंसाइज वुंड हो गया। तो ये ओपन वुंड होता है क्योंकि सरफेस पे दिखती है, पेनफुल, डीप या फिर शेलो होती है, और ड्यू टू द शार्प इंस्ट्रूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट या वेपन्स की वजह से लगती है तो इंसाइज वुंड बन सकता है। कॉन्ट्यूजन क्या होता है, एक क्लोज वुंड होता है, सरफेस पे दिखती, सरफेस पे क्या होता है कि इस पे सरफेस पे ही अपीयर होती है, इंटरनली ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है इसका। तो स्किन अपीयर, ठीक, बिकॉज ऑफ डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्लड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो कोई ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से वार करते हैं उसकी वजह से बन जाती है। अब आता है एवरेजन। एवरेजन क्या, ओपन वुंड होती है, ठीक है, स्किन ओनली एसोसिएटेड होती है, और इसमें क्या होता है कि सरफेस के जो वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो डैमेज होते हैं और वहाँ से ऊजिंग होती है तो पेन होता है। फिर रही पंक्चर। पंक्चर में भी क्या है, ये ओपन वुंड होती है और पेनिट्रेशन ऑफ द स्किन, ठीक, ऑप्टेन द अंडरलाइंग टिश्यू बाय द शार्प इंस्ट्रूमेंट। तो ये भी पंक्चर भी शार्प इंस्ट्रूमेंट से होता है, पॉइंटेड रहना चाहिए। फिर आता है लैशरेशन। लैशरेशन क्या है कि ओपन वुंड है, इसमें एज क्या होते हैं, एक प्रकार से रैग्ड हो जाते हैं, ठीक है, टिश्यू टर्न अपार्ट, ठीक है, फ्रॉम एक्सीडेंट से जनरली बनते हैं, रोड बाइक एक्सीडेंट होते हैं जो, ठीक है। स्टेप वुंड में क्या होता है कि आपको वर्टिकली आपको पेनिट्रेट होता है, ठीक, कोई चीज़ें जैसे कुल्हाड़ी से वार कर दिया जाए, ठीक, या फिर तो या गन शॉट होता है। तो ओपन वुंड हो गया, पेनिट्रेशन ऑफ स्किन अंडरलाइंग टिश्यू, यूजुअली द यूनी इंटेंशनल। ये होगी आपकी स्टेप वुंड। अब आते हैं मेन चीज़ जो कॉन्सेप्ट है वुंड हीलिंग की। तो वुंड की हीलिंग के लिए क्या बताया जाता है कि देखो एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया होती है जिसका जिसका क्या अचीव करना रहता है हीलिंग के तौर पे। तो एनाटॉमी एंड फंक्शन ऑफ इंटीग्रिटी जो कि डिसरप्टेड टिश्यू है उसका फुलफिल हो जाए, यानी कि वुंड हीलिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें क्या होता है अचीव प्राप्त किया जाता है क्या चीज़, तो एनाटॉमी एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ डिस्टरप्टेड टिश्यू। जो टिश्यू खराब हो गई है, ठीक है, उसका एनाटॉमी और फंक्शन को अचीव करना यही एक प्रकार से वुंड हीलिंग का मकसद होता है। अब इसमें होते कैसे हैं, तो वेरियस कंपोनेंट इसमें सहायता देते हैं, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, माइक्रोफेजेज, लिम्फोसाइट्स, फाइब्रोब्लास्ट एंड कोलेजन्स, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती है, तब जाके आपकी जो वुंड होती है वो हील हो पाएगी, ठीक। और हुई उसका हील होने का या अचीव उसमें क्या करते हैं, तो जो एनाटॉमी और जो फंक्शन इंटीग्रिटी जो डिसरप्टेड हुआ है टिश्यू का इंजरी की वजह से, तो उसको फुलफिल किया जाता है। अब देखो इसमें एक जो स्टेज पाथवे है वो कैसे होता है, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड स्टेज पाथवे होता है। सबसे पहले वो क्या होता है, हीमोस्टैसिस होता है। इसके बाद जैसे हीमोस्टैसिस होगा तो यहाँ पे कुछ ना बैक्टीरिया जो कहेंगे तो इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन के बाद क्या होता है, प्रोलिफरेशन आ जाती है, प्रोलिफरेशन की स्टेज आएगी। फिर मैट्रिक्स सिंथेसिस होगा। मैट्रिक्स सिंथेसिस बोलने का मतलब क्या है, कोलेजन या फिर प्रोटियोग्लाइकेन्स का ग्रुप जो सब्सटेंस होता है उससे क्या होता है कि मैट्रिक्स सिंथेसिस होता है। अब वो मैट्रिक्स सिंथेसिस क्या होता है, तो वो मैक्चुरेशन की तरफ जाएगा, फिर रीमोल्डिंग होगा, यानी कि जो स्ट्रक्चर है जहाँ पे वुंड बना है घाव, ठीक है, उसमें पे क्या होता है रीमॉडलिंग होती है, यानी कि उसका शेप मेंटेन करने के लिए, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, एपिथिलाइजेशन होती है, यानी कि एक एपिथेलियम की लेयरिंग जाती है, और यहाँ से क्या होता है कि वुंड कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि एक प्रकार से जो मायोफाइब्रोब्लास्ट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, यानी कि एक प्रकार से हीलिंग कंप्लीट करने की तौर पर बढ़ रही होती है, जिससे स्कैब बनता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी हीलिंग की, यानी कि एक प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड जो स्टेज पाथवे है उसमें क्या है, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन, मैट्रिक्स सिंथेसिस, मैक्चुरेशन, ठीक है, फिर रीमोल्डिंग, फिर एपिथिलाइजेशन और आपका वुंड कॉन्ट्रैक्शन। तो इसी चीज़ को अपन अच्छे से देखते हैं स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग, यानी कि ये आपको वाइवा में जनरली पूछा जाता है स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा स्टेज ऑफ हीमोटोमा एंड इन्फ्लेमेशन पहला हो गया। फिर स्टेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्या होता है ड्यू टू द फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटीज की वजह से होती है, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन एंड ग्राउंड सब्सटेंस के कारण बनता है, ठीक है, यानी कि जो ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होता है तो वो इनके वजह से होता है, फाइब्रोब्लास्टिक एक्टिविटीज की वजह से, सिंथेसिस ऑफ कोलेजन की वजह से और ग्राउंड सब्सटेंस के कारण बनता है।
इसके बाद क्या होता है, यदि मैट्रिक्स बन गया तो अब उस पर उसके ऊपर क्या बनेगा, एपिथिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, कि एपिथेलियम की लेयरिंग बनेगी। इसके बाद क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ स्कार, यानी कि एक होती है ना जो वुंड होते हैं तो उसके ऊपर एक छोटी सी ड्राई पपड़ी टाइप का पड़ जाता है, उसको बोलते हैं स्कार फॉर्मेशन, एंड उसका रिजॉर्प्शन होता है, और यहाँ से स्टेज ऑफ मैचुरेशन आता है। तो ये अपनी जो वुंड होती है उसकी हीलिंग की प्रोसेस के अंतर्गत ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड रहती है एक दूसरे के साथ कंटिन्यूटी में। अब अपन देखते हैं कि फेज ऑफ वुंड हीलिंग। अब फेजेज क्या है, तो 3 फेज है जनरली, एक तो इन्फ्लेमेशन वाली, दूसरी प्रोलिफरेशन, तीसरी होती है रीमोल्डिंग। ऐसे करके वुंड हीलिंग हो जाए। जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज है, तो इस वाली स्टेज में क्या होती है, प्लेटलेट, केरेनिटोसाइट और साइटोकाइनिन, ये सब जो चीज़ें हैं, ठीक है, एक्टिव रहती हैं, यानी कि प्रो इन्फ्लेमेटरी माइक्रोफेजेज होंगे, ठीक है, और आपके न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये जो ब्लू टाइप की है वो न्यूट्रोफिल्स हो गए, और ये स्टार टाइप की जो दिख रही है जिसको मैं अभी कवर किया वो होगी प्रो इन्फ्लेमेटरी माइक्रोफेजेज। तो जब शुरू के स्टेज हो जाते हैं, यानी कि अभी अभी जस्ट इंजरी हुआ है, तो यानी कि कुछ घंटों में, ठीक है, तो कुछ घंटों में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन वाली स्टेजेज होती है, और यहाँ पे जो वेसल्स होती है उसमें इन सारी चीज़ों की प्रोडोमिनेंस बनती है, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद क्या होता है कि प्रोलिफरेशन की स्टेजेज आती है, ठीक है, कुछ दिन के बाद क्या होता है, प्रोलिफरेशन की स्टेजेज आती है, यानी कि पहले देख रहे हो यहाँ पे ऐसी ओपनिंग थी, अब धीरे धीरे हीलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो सेकेंड फेज में आओगे तो यहाँ पे क्या होती है कि एंटी इन्फ्लामेटरी माइक्रोफेजेज आ जाती हैं। यानी एक बात याद रखना, माइक्रोफेजेज का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है हीलिंग में, ठीक है। और एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, यहाँ पे जो एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट है, ये देखो ये देखो, ये एक्टिवेटेड फाइब्रोब्लास्ट हो गया, ये आपके क्या है, एंटी इन्फ्लामेटरी माइक्रोफेजेज हो गए। इनकी वजह से क्या होता है कि प्रोलिफरेशन अच्छे से बन होती है कुछ दिनों के उपरांत। फिर एक कुछ हफ्तों के बाद क्या होता है, वीक्स के बाद यहाँ पे री मॉडलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, यानी कि इसकी जो ओपनिंग्स है उसको धीरे धीरे क्लोज करने के लिए यहाँ पे क्या आते हैं, कोलेजन फाइबर और रेस्टिंग फाइब्रोब्लास्ट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो, ये फाइब्रोब्लास्ट हो गई, और ये अपनी कोलेजन फाइबर के जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, नेट लाइक स्ट्रक्चर, ये होगी कोलेजन फाइबर। तो यहाँ से क्या होता है कि री मॉडलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। यानी कि फेज ऑफ वुंड हीलिंग में आपको क्या याद रखना है, इन्फ्लेमेशन, प्रोलिफरेशन और रीमॉडलिंग की फेजेज को ध्यान रखनी है। कुछ घंटों में होती है, कुछ दिन में होते हैं, और कुछ सप्ताह में होते हैं, और ये सारी एसोसिएटेड जो स्ट्रक्चर है ये सब चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं एट द टाइम, ठीक है। इसमें ए वाली चीज़ें प्रेजेंट रहती है, इसमें ए वाली चीज़ें प्रेजेंट रहती हैं। अब देखो, यही चीज़ को मैंने ग्राफ के बिहाफ पे आपको दिखाने की कोशिश, फेज ऑफ वुंड हीलिंग का हो गया ग्राफ। सबसे पहले क्या होता है, हेमोस्टैसिस होगा और इन्फ्लेमेशन, ये दोनों चीज़ें एसोसिएटेड रहती हैं। तो 0 से लेके 1 वीक के अंतर्गत ये सारी चीज़ें कम, यानी कि हेमोस्टैसिस और इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें बनती है। और 3 डेज से लेके आपको आप 6 वीक के एगो तक आप ले सकते हो प्रोलिफरेशन का। और टिश्यू रिमॉडलिंग की जो प्रक्रिया है वो 1 सप्ताह से लेके, अब जब तक जैसा वुंड है उसके साइज के, शेप के, साइड के बिहाफ पे उसकी हीलिंग होती है, ठीक है। 6 सप्ताह में हो सकती है, 2 साल 3 साल तक भी चलती है हीलिंग्स, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर्स। अब देखो इसमें क्या है कि पहली है हीमोस्टेसिस। इसमें क्या होती है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना बैक्टीरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन टाइप के दिख रहे हैं ना, ये कुछ बैक्टीरिया हो गई। फिर यहाँ पे आपको न्यूट्रोफिल्स मिलेंगे। तो ये जो सिक्रीशंस होती हैं आपको उस समय बनते हैं जब आपको हीमोस्टेसिस वाली कंडीशन होती है तब। इसके बाद क्या होता है, इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, ठीक है, अनहेल्दी टिश्यूज की वजह से। तो उसके लिए आपको मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की संख्या बढ़ी और इन्फ्लामेशन कॉज हुआ। और इन समय जो स्थिति रहती है वेसल्स के अंतर्गत, ये सारी चीज़ों का सिक्रीशन होता है, न्यूट्रोफिल्स का इतना रहता है, मोनोसाइट इतने रहते हैं। फिर इसके बाद प्रोलिफरेशन फेज आता है। तो जब प्रोलिफरेशन फेज आती है तो यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट और प्रोलिफरेशन, सिक्रीशन और प्रोटीनिएज एंजाइम, ठीक है, और आपकी जो FGF, ठीक है, ये सारी चीज़ का इस समय बढ़ जाता है मात्रा यहाँ पे प्रोलिफरेशन के समय। और फिर टिश्यू रिमॉडलिंग की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है कि आपको पता है TGF बी इंड्यूस वुंड जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, रीमॉडलिंग करती है, तो इनकी वजह से ऐसे करके आपको एक प्रकार से फेज ऑफ वुंड हीलिंग था। अब कुछ अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको वुंड हीलिंग को स्लो फास्ट करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक होता है तो लोकल कॉजेज होते हैं, ठीक है, लोकल अफेक्टिंग फैक्टर्स होते हैं। एक होता है जनरल अफेक्टिंग फैक्टर। तो ये जो कॉलम है ये जनरल अफेक्टिंग फैक्टर है। जैसे एज हो गया, ओबेसिटी, स्मोकिंग, एल्कोहल, स्ट्रेस, यदि कोई बंदा लेता है तो उसकी क्या होती है, वुंड हीलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। या विटामिन सी की जिसमें डेफिशिएंसी है, ए की डेफिशिएंसी, उसकी वुंड हीलिंग कम रहेगी, ठीक है। मैलिग्नेंसी है, यूरेमिया है, जॉन्डिस है, डायबिटीज है, ठीक है, HIV है, या फिर TB की कंडीशन है। तो इनमें क्या होता है, कॉमन है, ये सब जनरल है जो कि फैक्टर
अफेक्ट करेंगे आपको वुंड हीलिंग को प्रक्रिया को स्लो करने के लिए। ये कुछ लोकल हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया तो वुंड हीलिंग प्रक्रिया क्या होगी, स्लो हो जाएगी। पुअर ब्लड सप्लाई है, ठीक है, डिस्टल पार्ट में है तो उसकी वुंड हीलिंग की प्रक्रिया स्लो हो जाएगी, ठीक है। टिश्यू टेंशन है, ठीक है, हीमोटोमा है, लार्ज डिफेक्ट ऑफ पुअर पोजीशन की कंडीशन है, रिकरेंट ट्रॉमा हो रहा है, मतलब ऐसी जगह पे है कि जो बार बार कहीं ना कहीं टच हो जा रहा है तो रिकरेंट ट्रॉमा हो रहा है, तो ये सब चीज़ें लोकल हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अफेक्टिंग फैक्टर बनेंगे वो लोग वुंड हीलिंग की प्रक्रिया में। फिर इसके बाद मेंटेनेंस ऑफ वुंड का क्या है, तो यही है पहली फैक्टर, तो ये क्लीनिंग, उसकी प्रॉपर क्लीनिंग किया जाए। फिर एक ट्रिक फॉर्म में है टी, यानी कि टिश्यू का मेंटेनेंस, इन्फ्लेमेशन, ठीक है, मॉइस्चर इम्बैलेंस और एज ऑफ वुंड, ये सारी चीज़ें वेरी करती हैं। तो आपकी जो मैनेजमेंट ऑफ वुंड है वो भी वेरी होता है। यानी कि आपकी बोल सकते हो कि यदि टिश्यू का नोट करो आप यदि बात को, तो जो टिश्यू है, टिश्यू उसकी असेसमेंट या फिर उसमें जो वाइबल का टेंडेंसी है वो कितनी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। इन्फ्लामेशन की बात करें तो इन्फ्लामेशन असिस्ट करना पड़ता है, वो इटियोलॉजी पे के आधार पे होता है, ठीक है, इटियोलॉजी क्या है। फिर मॉइस्चर वाली बात करें तो मॉइस्चर इम्बैलेंस, यदि अब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा, वुंड का जो एक्जुडेट है वो कैसा है, तो उसके बिहाफ पे आपकी मैनेजमेंट करो। फिर एज ऑफ वुंड, ठीक है, यदि जो वुंड है उसका किनारा कैसा होता है, ठीक है, नॉन एडवांसिंग है या फिर अंडर माइंडेड वुंड एज है, तो उसके बिहाफ पे उसकी एज या फिर बोल सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ वुंड डिपेंड करेगा। और कुछ कुछ बातें हैं, जैसे फाइनली क्या होता है, ये जो माइक्रोफेजेज आर द मेन क्या है, सेल ऑफ वुंड हीलिंग। माइक्रोफेज जो होती हैं वो मेन सेल है वुंड हीलिंग का। जबकि क्या होता है, पोलीमॉर्फ न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं ना, PMNS, आर नॉट नीडेड फॉर द वुंड हीलिंग, ये ज़्यादा इनका रोल नहीं होता। और लिम्फोसाइट विल नॉट हैव एनी रोल इन अ वुंड हीलिंग, जबकि लिम्फोसाइट का भी उतना रोल नहीं होता। और फाइनली क्या होता है कि स्कार इज कंटेनिंग टाइप 1 कोलेजन फाइबर्स, जो आपकी स्कार होती हैं वो टाइप 1 टाइप के कोलेजन फाइबर रखते हैं। तो आज का जो टॉपिक था वुंड और अल्सर के डेफिनेशन देखे, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड देखे और उनकी हीलिंग प्रोसेस देखे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।